नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं फ़िलहाल आरबीआई के मौद्रिक नीतियों के बारे में। आज ये मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में ये आज तीसरा वीडियो है ना। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप अगर उसे नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें। उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। तो हमने पिछले वीडियो में CRR, SLR और सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में बात किया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा बात करने का, तथ्य जो होगा वो OMO है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और देख करके फिर इसे लिख रहे हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन आप इसे सीख जाते हैं, परीक्षा में इसका बेजोड़ यूज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड से बिल्कुल डाउट सब क्लियर हो जाता है, तो वो आपके लिए समझिए कि एसेट बन जाता है, यानी परिसंपत्ति बन जाता है। आपके अंदर ऐसा क्षमता अगर डेवलप हो जाए कि मौद्रिक नीतियाँ हम पढ़ रहे हैं और इसे अब हम पढ़ा भी सकते हैं, तो समझिए वो आपके लिए एसेट बन गया। तो आप हमेशा पढ़ते समय ये प्रयास कीजिए कि ये जिस उत्तरदायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं, ये सिर्फ उत्तरदायित्व का निर्वहन करते ही नहीं रहेंगे, एक दिन हम क्या हो जाएगा, मेरे लिए ही एसेट बन जाएगा। और एसेट तो समझते हैं, एसेट का बहुत मतलब कहने का मतलब उसका लाभ ये है कि उससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। लाभ होने का मतलब आप अगर चीज़ें सीख जाते हैं तो क्या होगा, आप जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म करें, रिजल्ट निकालें, तो जाहिर सी बात है वो होगा ही, क्योंकि वो जो लायबिलिटी था वो एसेट में बदल गया है। तो हमेशा प्रयास यही कीजिए पढ़ते समय, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, जो भी पढ़ते हैं, मैथ, इंग्लिश, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि पढ़ें हम इस कदर कि उसको हम जो है अपने जेहन में हमेशा बनाए रखें, वो चीज़ों को हम किसी को पढ़ा सकें। अगर इस मानसिकता से अगर आप पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल सिक्योर रहिए कि आप नहीं भूलिएगा। आप मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रकार का अपने अंदर मादा रखिए कि हमको सीखना ही नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, थोड़ा बहुत नहीं सीखना है, इस पर पूरा हमको कमांड होना चाहिए। अगर हमको नींद में भी पूछ दे 2 बजे रात के कि CRR क्या होता है, तो वहाँ पे आप बताइए उसको कि CRR में जो है कोई भी बैंक अपने पूरे NDTL का यानी कुल जमा राशि का 3% जो है RBI के पास जमा रखती है। उस पे ना उसको उस पैसा का यूज ना RBI करती है ना तो बैंक करती है, वो पैसा जो है कैश के रूप में रखा हुआ रहता है। SLR के बारे में अगर पूछ दे तो उसमें नींद में बताइए कि वो पैसा अनिवार्य रूप से RBI के पास रखना अनिवार्य है, 18% अभी फ़िलहाल, लेकिन वो पैसा जो है कैश के रूप में न रख करके हम सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, गोल्ड के रूप में भी रख सकते हैं। मतलब ये चीज़ें एकदम डाउट क्लियर होना चाहिए कि CRR क्या है, SLR क्या है, OMO क्या है। तो बारी बारी से हम बातें करते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा, उसको लिखिए, रिवाइज़ कीजिए, एकदम बिल्कुल मेंटेन रहेगा माइंड में। तो चलिए अब आगे बात करते हैं OMO के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाज़ार की प्रक्रिया। देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल एक इजी चीज़ है समझना। अगर आप नहीं पढ़े हैं कभी तो आपको टफ लगेगा, लेकिन बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या होता है, इसको देखिए जोड़ के एक दूसरे से रिलेट करके समझिएगा। इसमें होता क्या है, RBI द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचे जाने एवं खरीदे जाने की व्यवस्था को संबोधित करती है। सिंपल समझिए, OMO के तहत क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों को RBI द्वारा बेचे जाते हैं एवं खरीदे जाते हैं। अब ये जो है बैंकों के लिए खरीदना या बेचना अनिवार्य नहीं है कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत बेचने का काम तो RBI करती है, सॉरी, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बैंकों के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है खरीदना अनिवार्य नहीं है। अब ऐसा क्यों करती है बैंक की सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदती है? अगर जब सरकारी प्रतिभूतियों पे अगर RBI जो है बताती है कि नहीं देखो पहले हम इंटरेस्ट दे रहे थे 5%, अब ऐसा करते हैं
हम 6% कर देते हैं। और इधर मान लिया जाए कि बैंक जो थी वो आम उपभोक्ताओं को 7% पर ऋण उपलब्ध करवा रही थी, यानी ऋण दे रही थी आम उपभोक्ताओं को। लेकिन क्या है, आम उपभोक्ताओं को ऋण देने में क्या है, रिस्क है। आम उपभोक्ताओं को ऋण देने में रिस्क है। और ये 5 दे रही थी आरबीआई, है ना, अब मान लीजिए 6 कर दी, तो 1% का डिफरेंस है। तो इस स्थिति में भी बैंक क्या चाहेगी, बैंक जो है इसको ऋण, आम उपभोक्ताओं को ऋण न दे करके ये ऋण किसको देना पसंद करेगी, आरबीआई को, यानी सरकार को, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब सरकारी प्रतिभूतियों पे ब्याज सरकार अगर ज़्यादा अदा करती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि बैंक आम उपभोक्ताओं को ऋण न दे करके किसको देती है, आरबीआई को। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि डिफरेंस समझना है। एसएलआर में क्या हो रहा था कि 18% बैंक को रखना ही रखना है, सरकारी प्रतिभूतियाँ के रूप में रखे, सोना के रूप में रखे या कैश के रूप में रखे। लेकिन ओएमओ के अंतर्गत भी सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदती है बैंक, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं है कि तुम खरीदो ही। उसको, बैंकों को ये लगेगा कि हमको आम उपभोक्ताओं को ऋण देने से ज़्यादा बढ़िया है कि हम सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद लें। तो उस स्थिति में जो है ओएमओ के तहत बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद सकती है। ये चीज़ समझ गए होंगे बढ़िया से आप। इसके अलावा एक तथ्य ये समझिए कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आरबीआई के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई कुबेर, ये ध्यान रखिएगा, ई कुबेर पर बेचे एवं खरीदे जाते हैं। ई कुबेर, इसका ध्यान रखिएगा, इसी पे बेचे एवं खरीदे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंक रेट के बारे में। ध्यान से देखिए, बैंक मैंने जो है बैंक रेट, इसमें प्रारंभ में बैंक रेट वह रेट हुआ करती थी जिस पर बैंक आरबीआई से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करती थी। प्रारंभ में ऐसा हुआ करता था। अब क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अब बैंक रेट वह आधार है जिस पर बैंक पर लागू होने वाला जुर्माना तय होता है। देखिए, समझिए ध्यान से। पहले क्या होता था कि लंबी अवधि के लिए बैंक जो है आरबीआई से ऋण लेती थी, यानी पैसा लेती थी, कर्ज लेती थी। अब क्या होता है बैंक रेट पे कि आरबीआई जो है उसी रेट से बैंकों पर जुर्माना लगाती है। जुर्माना क्यों लगाती है, जब वो इसे उसको कहा गया है कि भैया CRR 3% जितना होता है उसका 3% जो है तुम आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा करो। एसएलआर के रूप में जो है 18% मेंटेन होना चाहिए। लेकिन अगर वैसा बैंक नहीं कर पाती है तो उस स्थिति में बैंक रेट से ही उस पर जुर्माना लगाया जाता है ना। तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद अभी जो फ़िलहाल का डेटा है 4.65 है बैंक रेट। इसे आप गूगल से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं, आपको पता है ना। ये करंट एस्पेक्ट का चीज़ है, तो इसलिए इसको समझ लीजिएगा गूगल से। अब इसमें एक चीज़ समझना है कि वर्ष 1919 में प्रयोगात्मक तौर पर LF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की व्यवस्था लाई गई, जिसके अंतर्गत रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का प्रयोग हुआ और बैंक रेट का महत्व कम गया। यानी पहले जो बैंक जो थी, यानी जितने भी बैंक थे, तो जो ऋण लेती थी वो बैंक रेट पे लेती थी। लेकिन उस जो 1999 में जो ये रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद से जो है बैंक रेट का महत्व कम गया, उस पर सिर्फ जुर्माना तय होने लगा और उसका स्थान ले लिया कौन, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। हम ये जो LF है इसको हम आगे बात करेंगे एक अलग टॉपिक के रूप में, अभी सिर्फ आप इतना ही समझिए। अब हम आगे बात करते हैं रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के बारे में। रेपो दर क्या है इसको समझिए। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कम अवधि के लिए ऋण प्राप्त करती है। कम अवधि का मतलब 90 दिनों तक ऋण ले सकती है। अब यहाँ पे समझिए, रेपो जो होता है 2 प्रकार का होता है, यानी एक ओवरनाइट रेपो और एक टर्म रेपो।
ये ओवरनाइट रेपो के तहत कोई भी बैंक जो है 24 घंटा के लिए ऋण लेती है, और उसमें ऋण लेने का जो एक क्राइटेरिया है, एक मतलब परिसीमन है, वो अपने NDTL का मात्र 0.25% तक ही ऋण ले सकती है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि एक ओवरनाइट रेपो के तहत 24 घंटा के लिए बैंक ऋण लेती है, किससे? RBI से, और उसमें जो ऋण का जो अमाउंट होगा वो अधिकतम उसके NDTL का 0.25% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उतना तक ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ टर्म रेपो है, इसके तहत जो है बैंक 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन या 28 दिन, इस प्रकार से 90 दिन तक, समझ रहे ना, इस प्रकार से 90 दिन तक बैंक RBI से ऋण ले सकती है। ऋण का जो अधिकतम अमाउंट होगा वो कितना होगा? NDTL का 0.75%। ऋण का अधिकतम अमाउंट कितना होगा? NDTL का 0.75%। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप नाम जो ये समझ रहे हैं रेपो, इसका अर्थ समझ लेते हैं। ऐसा होता क्या है? रेपो का मतलब हुआ रीपर्चेज ऑपरेशन, या ऑपरेशन की जगह हम ऑप्शन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से दोनों सही होता है। अब यहाँ पे रीपर्चेज समझिए, जब ये RBI से ऋण लेती है, यानी बैंक जो है जब RBI से पैसा लेती है तो उसके बदले में क्या देती है? बैंक जो है अपनी सरकारी प्रतिभूतियाँ जो खरीद के रखती है पहले से, उसी को गिरवी रखती है। ऐसा नहीं है कि बस कही RBI चलो तुम तो बैंक हो तुमको ऐसी पैसा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। RBI भी जो है सिक्योर रहती है कि तुम पैसा ले रहे हो, उसके बदले गिरवी रखना होता है। और गिरवी रखते समय बैंक वादा करती है कि हम एक निश्चित समय पे फिर इस सरकारी प्रतिभूतियों को हम खरीद लेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको कहा जाता है रीपर्चेज, यानी दोबारा खरीदना। एक तो पहले सरकारी प्रतिभूतियों को पहले बैंक खरीदवे की थी, है कि नहीं, और उसी प्रतिभूति को फिर से क्या हुआ? गिरवी रखा गया RBI के पास। और गिरवी रखते समय बैंक के वादा करती है RBI से कि हम इसे एक निश्चित समय पे, यानी सब 24 घंटा के लिए ओवरनाइट रेपो के तहत, तो कहते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर फिर से उस सरकारी प्रतिभूति को खरीद लेंगे। या मान लें कि 90 दिन के लिए ऋण ले रही है, तो ये वादा करते हैं कि 90 दिन के भीतर या 90 दिन तक जो है हम उस प्रतिभूति को खरीद लेंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रीपर्चेज, यानी कि रेपो कहा जाता है। ये चीज़ आप रेपो का अर्थ भी समझ गए हो कि रीपर्चेज क्यों कहा जाता है। रीपर्चेज ऑप्शन, यानी एक ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को समझिए कि 2 बार बैंक खरीद रही है। एक बार शुरुआत में खरीदी थी और उसके बाद फिर उसी को गिरवी रखती है, फिर खरीदती है ना। तो ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आप एक चीज़ ये समझिए इसमें कि जब RBI से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है बैंक, तो उस समय क्या होता है? खरीदती नहीं है, सॉरी, जब ऋण लेती है, जब बैंक जो है, इस प्रकार से समझिए इसको, जब बैंक जो है RBI से, अभी आपको हम इसमें हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे जब ये ऋण लेती है, पैसा बैंक लेती है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको गिरवी रखती है। तो ऐसा नहीं कि 100 रुपया हम कर्ज ले रहे हैं और 100 रुपया के सरकारी प्रतिभूति रख दिए, ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एक कॉमन चीज़ है कि जब गिरवी रख रहे हैं उस पर ब्याज देना है। जैसे आपके पास मान लिया जाए कि आपको किसी आदमी से 5,000 रुपया ऋण लेना है, तो जाहिर सी बात है आप उसको 5,000 रुपया का सोना दे करके आप उससे 5 रुपये ऋण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर ऋण का ब्याज कौन अदा करेगा? अगर आप छोड़ के चले गए तो उसको नुकसान हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना वो ऋण बैंक ले रही है उससे 5% अधिक, यानी कि 105% जो है उस सिक्योरिटी का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होगा, सरकारी प्रतिभूति जो होगा, उसका मूल्य कितना होना चाहिए? मिनिमम 105% होना चाहिए। यानी 100 रुपया ऋण लेने के लिए 105 रुपया जो है RBI को, 105 रुपये का सरकारी प्रतिभूति RBI के पास गिरवी रखना होता है। ये चीज़ समझ गए होंगे बहुत इजीली, है ना। अब जो है यहाँ पे इसको ये समझिए भी, निर्धारित समय के बाद, ये तो आपको बता चुके हैं इसको रेपो क्यों कहा जाता है। इसके बाद जो है इसका प्रभाव समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर रेपो दर अगर बढ़ा दिया जाए, रेपो दर का मतलब वह ब्याज दर है जिस पे बैंक RBI से कर्ज लेती है,
तो बैंकों को अगर कर्ज ज़्यादा महंगा मिलेगा, है ना, यानी रेपो दर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैंकों को आरबीआई से ऋण लेना महंगा हो जाएगा। जब वो खुदे ऋण महंगा लेगी बैंक, तो बताइए उपभोक्ता को सस्ता देगी ऋण, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बैंकों से आम लोगों को ऋण लेना भी महंगा हो जाएगा, इफेक्ट होगा। आपसे पूछा जाए कि रेपो रेट जो है अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका देखिए, अब इसका अगर मान ली घटा दिया जाए तो घटाने से क्या होगा कि बैंकों को भी आरबीआई से ऋण सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जब उसको सस्ता ऋण मिलेगा तो आम उपभोक्ताओं को भी ऋण सस्ता देगा। ऋण सस्ता देने का प्रभाव ये होगा कि मार्केट का तरलता क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है जब ऋण सस्ता मिलेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे, मार्केट की तरलता बढ़ जाएगी उस स्थिति में, है ना। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। अब ठीक उल्टा, रेपो रेट का ठीक उल्टा समझिए इसको, कि जिस दर पे आरबीआई जो है बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। अब यहाँ पे समझिए, रेपो रेट के तहत बैंक ऋण ले रही थी किससे, आरबीआई से। अब जो है आरबीआई ऋण ले रही है बैंकों से कम अवधि के लिए, है कि नहीं। अब आपको लगता होगा आरबीआई ऋण क्यों लेगी, क्यों नहीं लेगी, वो ऋण दे रही है तो जाहिर सी बात है उसको ऋण देने के लिए ऋण लेती है। वो आरबीआई जो है क्या करती है, ऋण देने के लिए, मान लिया जाए कि पंजाब नेशनल बैंक जो है ऋण लिया, है ना, और एसबीआई ऋण देगी। मैंने कहने का मतलब एक प्रक्रिया चलते रहता है, घूमते रहता है। तो इतना आप समझिए कि आरबीआई जो ऋण क्यों लेती है, वो ऋण देने के लिए ऋण लेती है ना। तो यहाँ पे समझिए, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर उसका रेट बढ़ जाए यानी कि ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आरबीआई को ऋण देना आकर्षक हो जाएगा। यानी कोई भी बैंक ये चाहेगी, जैसे अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया यानी कि अब बैंक महंगा रेट पे ऋण दे सकती है आरबीआई को, तो बैंक फिर सिक्योर हो जाएगी ना। एक तरफ आम उपभोक्ता है और एक तरफ आरबीआई है, ये आरबीआई है मान लिया जाए, और ये जो है आम उपभोक्ता है। तो आम उपभोक्ता है अगर ये, और बैंक को ऋण देना है, मान ली बैंक को ऋण देना है, तो बैंक इसको ऋण दे कि इसको ऋण दे। तो इस स्थिति में अगर आरबीआई अगर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, ज़्यादा ब्याज दर अगर बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिस्क है ना। आम उपभोक्ताओं को ऋण देने में क्या है, रिस्क है। बहुत बार बताएं, हर 2 घर में एक घर जो है, मतलब कहने का मतलब है कि भारत में प्रति 2 घर पे एक आदमी विजय माल्या और नीरव मोदी के विचार वाले हैं। आदमी बैंक से ऋण लेने से पहले ये सोचता है कि इसको डुबाना कैसे है, इससे हमको बचना कैसे है। तो इस प्रकार की मानसिकता है लोगों की, है ना। ऋण लेने का प्रयास इसलिए किया जाता है कि ऋण लेकर के देना थोड़े ना है, कैसे ऋण तो मिल जाए, 10-20 हज़ार बैंक मैनेजर को देना पड़े तो पड़े, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, बैंक को यहाँ पे आम उपभोक्ताओं को ऋण देना क्या है, महंगा है, मैंने कहने का रिस्क है। और यहाँ पे रिस्क नहीं है, भले ब्याज कम है लेकिन रिस्क नहीं है। और उस स्थिति में यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, आरबीआई को ऋण देना यानी बैंकों के लिए क्या हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। तो उस स्थिति में आम उपभोक्ताओं को ऋण क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, है ना। ये चीज़ समझिएगा आप। इसमें एक चीज़ समझना है आपको, हालांकि उतना प्रासंगिक नहीं है अब, लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसको। पहले जो है आरआरआर यानी कि ट्रिपल आर समझिए, रिवर्स रेपो रेट, है ना, रेपो रेट से 0.25% कम होती थी, परंतु वर्तमान में अब निश्चित अंतर लागू नहीं होता है। इस चीज़ को समझिए। जैसे इसमें ये समझिए, जैसे अभी रेपो रेट जो है कितना है, 4% है। रेपो रेट का दर क्या है, 4% है। और रिवर्स रेपो रेट का दर जो है 3.35% है, फिलहाल की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो समझिए कि डिफरेंस है कितना, 0.65% का, 0.65% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले जो है ये डिफरेंस 0.25% हुआ करता था, लेकिन अब जो है अंतर निश्चित नहीं है कि इतना ही होगा। तो ये चीज़ एक हुआ। अब दूसरा बात आपको ये समझना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो है आरबीआई लाभ कैसे कमाती है। देखिए, रेपो रेट पे क्या होता है कि आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, तो उस समय जब बैंकों को ऋण देती है तो देखिए 4% ब्याज ले रही है, 100 रुपया पर 4 रुपया। लेकिन जब वही आरबीआई ऋण ले रही है बैंकों से रिवर्स रेपो रेट पर, तो उसमें वो आरबीआई कितना ब्याज अदा कर रही है, 3.35%। और कर क्या रही है आरबीआई,
बैंकों से ही पैसा लेकर के बैंकों को दे रही है। इस बैंक से ली उस बैंक को दे दी, इस बैंक से ली उस बैंक को दे दी। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि आरबीआई लाभ कमाती है कि नहीं। और लाभ का एक निश्चित हिस्सा जो है भारत सरकार को लाभांश के रूप में देती है, और दूसरा हिस्सा आपातकालीन कोष में यानी आरबीआई के कंटीजेंसी फंड में रखा जाता है, आपातकालीन कोष में रखा जाता है। तो आप रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है ना, पारंपरिक उपकरण में एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें इसका रेट क्या है एमएसएफ का, 4.25%, जिसे आप गूगल से अपडेट कर सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी यही है, लेकिन ये बदलेगा, है ना, तो आप इसे अपडेट करके देख सकते हैं इसको। इसका जो हिंदी होता है सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। इसकी व्यवस्था जो है 9 मई 2011 से प्रारंभ की गई। अब इसमें होता क्या है ये समझिए। इसमें क्या होता है कि कोई बैंक जो है 24 घंटा के लिए आरबीआई से ऋण ले सकता है। कितना, एनडीटीएल का 2%। देखिए ध्यान दीजिएगा, रेपो रेट में हम पढ़े थे ओवरनाइट रेपो और टर्म रेपो के तहत, ओवरनाइट के तहत 0.25% 24 घंटा के लिए, और उसमें फिर 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 90 दिन तक के लिए अगर ऋण लेना रहता था तो टर्म रेपो के तहत जो था वो एनडीटीएल का 0.75% तक ही ऋण लिया जा सकता था बैंकों द्वारा। अब क्या है, बैंकों द्वारा ऋण लिया जा सकता है कितना, एनडीटीएल का 2%। किस व्यवस्था के तहत, एमएसएफ के तहत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, ज़्यादा है। उसमें रेपो रेट कितना था, 4% था। रेपो रेट कितना है, 4% है। लेकिन ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसके तहत थोड़ा ऋण महंगा है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा है। यानी अब ज़्यादा मात्रा में ऋण यहाँ पे बैंक जो है यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ऋण ले सकती है आरबीआई से। कितना ले सकती है, एनडीटीएल का 2%। इसमें इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है कि इसमें एनडीटीएल का 2% तक ऋण ले सकती है। किसके तहत, एमएसएफ के तहत, है ना। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। इसमें भी वही चीज़ है, गिरवी जो जब ऋण लेगी और ऋण लेने के लिए जो गिरवी रखेगी प्रतिभूति, तो वो जो प्रतिभूति का मूल्य होना चाहिए वो ऋण लिए गए मूल्य का 105% होना चाहिए। यानी 100 रुपये अगर ऋण लेना है तो 105 रुपये का सरकारी प्रतिभूतियाँ जो है गिरवी रखना पड़ेगा बैंक को आरबीआई के पास। ये चीज़ भी समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें ये समझना है, इस प्रक्रिया में बैंक उन प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकती है जो उनके एसएलआर का हिस्सा है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एमएसएफ में देखिए 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना है कि एक तो एनडीटीएल का 2% तक ही ऋण ले सकती है। दूसरा, इसमें अगर मान लें बैंक के पास ओएमओ के तहत, है ना, सरकारी प्रतिभूतियां नहीं बच रहा है, नहीं है उसके पास, तो जो एसएलआर के तहत तो अगर जो सरकारी प्रतिभूतियां वो खरीद रखी है बैंक, है कि नहीं, समझ रहा है बात को, तो उसका भी यूज कर सकती है। यानी उसको भी गिरवी रख करके ऋण ले सकती है बैंक। लेकिन जब जैसे ही एसएलआर उसका कमेगा, तो आपको बताए थे ना कि बैंक रेट, तो बैंक रेट से क्या किया जाएगा, उस पर पेनाल्टी लगाया जाएगा, यानी जुर्माना लगा लिया जाएगा उस पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो को खूब बढ़िया से समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो सबसे पहले इसे आप लिखिए, लिख के फिर एक बार देखिए। हम पूरा वादा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आता है आपको सब कमेंट कीजिए, है ना, या आपको और भी कुछ ऐसे फैक्ट आपको मालूम है जो हम शायद इस वीडियो में नहीं बता पाए, तो आप उसे कमेंट में बताइए, जिससे और आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।